प्रणाम दोस्तों। आज दिन है महिला दिवस का और साथ ही साथ आज हम जिस चर्चा पे बैठे हैं वो है स्त्री पुरुष के संबंधों के ऊपर। हमारे भारतवर्ष में स्त्री पुरुष जब विवाह करते हैं तो उनके अंदर जो सोच दी जाती है, भले ही वो पंडितों के माध्यम से दी जाती हो, हमारी संस्कृति की वजह से वो दी जाती है जीवन साथी की। लेकिन जब पश्चिम में विवाह करते हैं तो वहां जो सोच दी जाती है वो सोच दी जाती है पार्टनर की। लाइफ पार्टनर नहीं बोला जाता, वहां सिर्फ पार्टनर बोला जाता है। लाइफ पार्टनर हम अपने को इसको बोलने लगे हैं। तो जो पार्टनर होता है ना, रिलेशनशिप पार्टनर, ये शब्द थोड़े से भ्रांति पैदा करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में जो जीवन साथी बोला जाता है, 7 जन्म के रिश्ते बोले जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट हैं। तो हम इस विषय पे बात करने बैठे हैं महिला दिवस के ऊपर। लेकिन क्योंकि हम जिस चैनल पे बात करने बैठे हैं वो सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात भी होगी, हॉस्पिटल की बात भी होगी और स्वास्थ्य की बात होगी। तो एकमात्र टॉपिक है जिस टॉपिक को अगर सही से समझ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि 90% लोगों के जो बीमारी है उसके कारण पे आज हम बात कर रहे हैं। 90% लोग की जो बीमारी है उसका कारण आज यहां डिस्कस होगा। साथ ही साथ अगर आप इसको समझ पाए तो आपका जीवन भी सुंदर होगा, रिलेशनशिप भी सुंदर होगा, जीवन साथी के साथ भी आपको आनंद आएगा और साथ ही साथ आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। कारण क्या है, तो पहले उस कारण पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बीमारी से ग्रसित होते हैं उसमें डॉक्टर के पास भागते हैं। वो डॉक्टर कई प्रकार के हो सकते हैं। वो डॉक्टर आयुर्वेद के हो सकते हैं, होम्योपैथ के हो सकते हैं। वो डॉक्टर जो हैं कोई ऐसा हो सकता है जो एलोपैथी का हो, ऑपरेशन करते हों, या कोई ऐसा डॉक्टर भी हो सकता है जो आपको, जैसे आजकल डाइट वगैरह पे इस तरीके की चर्चा भी हो रही है, तो या फिर बाबा भभूत देने वाले, उनकी भी बात कर लेते हैं, वो भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। तो आप इनके पास भागते हैं। इनके पास जब भागते हैं तो ये आपको कुछ बताते हैं। तो आपको मैं सिस्टम से थोड़ा सा बताऊं तो वो समझ लीजिए। रिलेशनशिप पे बात है लेकिन स्वास्थ्य भी दे रहा हूं आपको, एक ही पैकेज में बहुत कुछ है। तो जब आप भागते हैं तो वो क्या करते हैं उसकी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक आपको दवाई देता है, भरोसा। जब भी कुछ दिया जाता है भरोसा दिया जाता है, वो भरोसा देता है। एलोपैथिक भी दवाई देते हैं, भरोसा देते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि ना एलोपैथी आपको ठीक करती है, ना आयुर्वेद आपको ठीक करती है, ना होम्योपैथिक आपको ठीक करती है, ना कोई बाबा आपको ठीक करता है, ना कोई डाइट चार्ट आपको ठीक करता है। आप ठीक होते हैं अपने दिमाग से। सिर्फ आपका दिमाग ही आपको ठीक करता है। लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी पैथी, कोई भी बाबा, कोई भी तरीका आपको 100% लोगों को क्योर नहीं कर पाता। उसके पीछे कुछ कारण है। उसके पीछे कारण है कि आपका दिमाग अगर अत्यधिक तनाव से ग्रसित हो, अत्यधिक तनाव, तो आप जो हैं ठीक नहीं हो सकते किसी के पास जाके भी। ना बाबा का आशीर्वाद आपको लगेगा, ना होम्योपैथ या एलोपैथ या आयुर्वेद या डाइट की कोई दवाई आपको लगेगी। तो फिर आखिर करें क्या? देखो, सारा मामला है दिमाग का। आपका दिमाग आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए बना हुआ है। लेकिन जब आपका दिमाग ही बीमार हो जाए तो वो आपके शरीर को स्वस्थ कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो आपको पता है दिमाग को भी एक बीमारी होती है, सामान्य इंसान को भी एक बीमारी होती है दिमाग को। और दिमाग को एक ऐसी बीमारी होती है जिसको हैंडल करने के लिए दिमाग नहीं बना। मैं आपको बताऊं, आप सोते हो, मच्छर आ जाए, आपको काटे, उसको मारने के लिए दिमाग बना है। आपकी पलकें सेकंड के लाखवें हिस्से में आपके आंखों में कोई कूड़ा गिरने को हो, बंद होने के लिए बनी है, इसके लिए दिमाग बना है। आप गिर जाओ, गिरते हुए आपको हाथ आगे बढ़ा के आपका मुंह फूटने से बचा ले, इसके लिए दिमाग बना है।
दिमाग आपकी हर चीज के लिए बना है। आपके पीछे सांड लग जाए, बहुत तेज भागे, तो गली देख के उसमें घुस जाने के लिए बना है। दिमाग आपको बहुत मदद करता है। दिमाग पूरे तरीके से आपको बचाता है। दिमाग का यही काम है। आपके शरीर में ये इसीलिए लाया गया। लेकिन अगर दिमाग बीमार हो जाए तो क्या होगा? दिमाग बीमार हो जाए तो कैसे आपका इलाज करेगा? तो मैं आपको बताता हूं कि दिमाग कैसे बीमार होता है। दिमाग परेशानी सॉल्व करने के लिए बना है। दिमाग इसलिए बना है कि अगर आप रूस अटैक कर दे तो यूक्रेन कैसे बचे, सब सलाह दे सकता है। दिमाग को इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिमाग युद्ध लड़ सकता है, कोई तनाव नहीं। युद्धों से तनाव नहीं होता। आपको मालूम है, युद्ध से अटैक और डिफेंस का खेल होता है जिसमें बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो युद्धों से तनाव नहीं होता। आपके जीवन में आपका व्यापार ना चल रहा हो, कुछ ना चल रहा हो, इससे भी तनाव नहीं होता। इससे दिमाग को तनाव नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, दिमाग को इस बात से बिल्कुल तनाव नहीं होता कि आपका व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है। निश्चित ही आप उसे तनाव बोलते हो, और क्यों बोलते हो वो भी कारण मैं बताऊंगा। दिमाग को सिर्फ एक ही बीमारी होती है, वो होती है इमोशनल। इमोशनली दिमाग परेशान होता है। आपको इमोशन के जो फीलिंग्स दी जाती हैं उसे हैंडल करने के लिए दिमाग के पास कोई तरीका नहीं। उसको दिमाग हैंडल नहीं कर पाता, और इमोशनली ही आप बहुत डैमेज होते हो। तब आपका व्यवसाय ना चले तो आपके अंदर से जो विचार आता है कि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, तो व्यवसाय नहीं चलने से आपकी पत्नी नाराज हो जाएगी, आपके बच्चों के प्रति क्या करेंगे। असल में ये इमोशन रीजन है जिसके तनाव है। तनाव व्यापार ना चलने के नहीं है। तनाव अगर आप किसी की टांग टूट जाए तो इस बात का नहीं है कि टांग टूट गई, वो तो शरीर निपटा रहा है, अस्पताल ले गया है, हड्डी जुड़वा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा तनाव है कि टांग टूट गई है, अब काम कैसे करेंगे, अब चलेंगे कैसे, वहां जाएंगे कैसे। बहुत तरीके की चीजें हैं, इसमें सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कारण हैं। तो तनाव मेन कारण है, और तनाव के पीछे कारण है इमोशन। और सारे इमोशनों की जो जड़ है वो है रिलेशनशिप। सारे इमोशन की जड़ रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप सबसे बड़ा पुरुष और स्त्री के बीच के रिलेशन को होता है। निश्चित ही इमोशन के तनाव और भी रिलेशन से आते हैं। माता पिता का रिलेशन हो गया, भाई बहन का हो गया, दोस्त यार का भी रिलेशन हो गया, उनसे भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रिलेशन का तनाव है वो आता है पति पत्नी के रिलेशन से, या स्त्री पुरुष के रिलेशन से। तो आज महिला दिवस पे मैंने जब ये चर्चा उठाई है तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। तो उन कारणों पे मैं बात करूं, मैं अपनी नाक पहले पोंछ लूं, मैं नाक खुजली हो रही। तो उन कारणों पे मैं बात करूं उससे पहले महिला दिवस पे सभी महिलाओं को मेरी तरफ से महिला दिवस पे आधी हार्दिक शुभकामनाएं। आधी, पूरी नहीं। पूरी शुभकामनाएं तो मैं आपको तब देता जब आपने अपने को पुरुष से पृथक ना किया होता, या पुरुष को अपने से पृथक ना किया होता। महिला दिवस की बजाय अगर मानवता दिवस होता तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन महिला दिवस है तो इसमें पुरुष कहाँ है? पुरुष गायब है, यानी कि आपका आधा पार्ट गायब है। आधा पार्ट कुछ ये मान सकते हैं कि मैं स्त्री को छोटा कह रहा हूं, कोई मान सकते हैं पुरुष को छोटा कह रहा हूं। लेकिन सही बात तो यह है कि स्त्री बड़ी है मेरी नजर में, और स्त्री ने अपने से पुरुष को अलग कर दिया। वो अलग करने के पीछे कारण यह है कि उसे लगा पुरुष बड़ा हो गया, और पुरुष को भी ये लगा कि वो स्त्री का दमन कर रहा है। इसलिए ये स्त्री दिवस भी किसी पुरुष ने ही रखा होगा। दुनिया में जो मनाने की शुरुआत हुई होगी किसी पुरुष के द्वारा हुई होगी, जिसने स्त्री को फिर से सोचा होगा इसे बड़ा कर लें, जबकि स्त्री ऑलरेडी बड़ी होती है। तो इसलिए मैंने आधी मुबारकबाद की। और महिला दिवस पे ये मैंने स्त्री पुरुष का टॉपिक इसलिए रखा
क्योंकि मैं वो दुनिया देखना पसंद नहीं करूंगा जिस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों में लड़ाई झगड़े, दोनों में दंगल, या दोनों में एक दूसरे के प्रति अपमान की या निरादर की भावना हो। मैं ऐसी दुनिया को, ऐसे जीवन को मैं नहीं समझता कि पूर्णता से जिया जा सकता है। तो फिलहाल ये एक कारण था कि मैंने आज महिला दिवस पे ये विषय रखा। चलिए अब इस विषय पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करने को सबसे ज्यादा है रिलेशनशिप के ऊपर, और जिस रिलेशनशिप में मेन चीज आती है कि जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पति पत्नी जो होते हैं वो 7 जन्मों का साथ लेके चलते हैं, और जो पश्चिम में होते हैं तो पश्चिम में वो रिलेशनशिप और पार्टनर के साथ चलते हैं। अब यहाँ पे दोनों लोगों में से भी मैं किसी को सही और गलत नहीं कह रहा, किसी को सही गलत नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूं। ये पहली बात कहां से चीज शुरू हुई, कहां से विचार आया कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। तो एक मैं प्रोग्राम को देख रहा था, जूम एक आता है, ऐप है जूम ऐप। तो जूम ऐप पे एक कपल्स का एक प्रोग्राम था, तो उसमें आइलैंड करके कुछ था, तो वो प्रोग्राम मैं देख रहा था। उस प्रोग्राम में एक बड़ी खूबसूरत ढंग से दिखाया गया कि 4 कपल, मतलब 4 पुरुष और 4 स्त्री कपल जो एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो उन 4 लोगों को एक आइलैंड में बुलाया गया और चारों को 2 अलग अलग विला दिए गए, स्त्रियों को चारों को अलग, पुरुष को अलग। स्त्रियों के साथ जो है वो 10 पुरुष छोड़ दिए गए और पुरुषों के साथ 10 स्त्रियां। और इन दोनों को शाम को दिखाया जाता था कि आपके पुरुष क्या कर रहे हैं उधर, स्त्रियों का दिखाया जाता था पुरुषों को कि आपकी स्त्रियां क्या कर रही। तो फाइनली इसमें बड़ा तकरार हुई, क्योंकि वो ऐसे गेम को सेटअप करते हैं कि दोनों तरफ तनाव पैदा हो। तो तनाव पैदा हुआ, और तनाव पैदा होने के बाद जो है दोनों तरफ से लड़ाइयां हुई। तो ज्यादातर कपल जो थे वो बिछड़ गए, और सब अपने नए नए कपल के साथ जो है वो नया नया पेयर बना और उसके साथ चले गए। ये उस शो की एंड था। लेकिन उस शो के एंड के बाद एक गजब की चीज उन्होंने दिखाई, जो कि मेरे अंदर से प्रश्न उठ रहा था, वो भी दिखाया जाना चाहिए कि उस शो के 2 महीने बाद फिर उन कपल्स को सारों को बुलाया गया, सारे लोगों को, और उनसे पूछा गया कि राइट नाउ आपका स्टेटस क्या चल रहा है। तो पता चला फिर बवाल चल रहा था। वो जिसके साथ गए थे उसके साथ भी उनके जूते लात हो गए हैं और सब हो गया है, और वहीं की वहीं कहानी। मैंने बहुत उसे बारीकी से देखा, क्योंकि मुझे ऐसे प्रयोग जो चल रहे होते हैं उनको देखने में बड़ा मजा आता है, उनको समझने में, जानने में। लेकिन उन प्रयोगों को बहुत सरलता से देखा तो मैंने देखा कि जितने भी लोगों के दुख था, या जितने भी लोगों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम थी, उनका कारण उनका स्वभाव था। और वो स्वभाव किसी ने नहीं बदला, सबने बदले पार्टनर। और फिर उन पार्टनरों के साथ भी उनके बवाल हुए और उसकी भी चर्चा हुई, तो वहां पे भी कंक्लूजन निकल के आया कि स्वभाव के कारण ही बवाल थे। अब पार्टनर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव ना चेंज किया तो फिर क्या किया। लोग पार्टनर चेंज करते रहते हैं, स्वभाव नहीं चेंज करते। तो जब ये नाटक ऐसे देख रहे थे तो बात ऐसी चली कि यार क्या ये बवाल बना हुआ, ये क्या परमात्मा ने झंझट पैदा कर रखा है। तो बात परमात्मा पे पहुंच गई, मतलब जिसका कोई दोष भी नहीं था इस घटना में, बात वहां तक पहुंच गई। तो मेरे अंदर से एक चीज आई, निश्चित ही ये बवाल परमात्मा ने दिया है, लेकिन ये बवाल इसलिए दिया है क्योंकि ये बवाल एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आप मुक्त होके बाहर जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जैसे आपका 3 घंटे कोई एग्जाम होता है, तो आप कह सकते हैं टीचर ने 3 घंटे का बवाल दे दिया। लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 घंटे में हमारे पास मौका है, हम ये सिद्ध करके जाएं कि हम इसमें फंसे नहीं। अगर आप 3 घंटे उस पेपर को पकड़ के बैठ गए
और पेपर के साथ आपने अपना क्रोध प्रकट किया और अपनी चाहते प्रकट की कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आए और ये हुआ और सब हुआ, तो आप क्या होगे, आप फेल भी हो जाएंगे और आपको बार बार वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप सही से सॉल्व कर लें तो निश्चित ही पेपर सॉल्व करने के बाद आप उस कमरे से बाहर जाएंगे। तो ये जो बात थी, इस बात ने एक ऐसी चीज आपको निकाल के दी जो अगर आप सही से समझें तो फिर आपको भारत के ऊपर गर्व होगा, फिर आपको भारतवर्ष के ऊपर गर्व होगा। भारतवर्ष में जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, उस संबंध का जो आधार होता है, आप बताओ कि आधार क्या है? लोग कहेंगे पति पत्नी के संबंध का आधार। आज के युवा क्या क्या कहेंगे मैं थोड़ा वो बता देता हूं। आज के युवा कहेंगे पति पत्नी के संबंधों का आधार सेक्स है। थोड़ा कुछ और होंगे, वो कहेंगे पति पत्नी के संबंधों का आधार परिवार है। कोई थोड़े और अच्छा सोचेंगे तो कहेंगे पति पत्नी के संबंधों का आधार परिवार है। कुछ लोग कहेंगे पति पत्नी के संबंधों का आधार समाज है। नहीं, भारतवर्ष में जो विवाह होते हैं, हिंदू रीति की ही बात करूंगा क्योंकि भारतवर्ष तो हिंदू रीति से ही बनता है। तो हिंदू रीति के तहत जो विवाह है उसका मूल आधार है मोक्ष, मुक्ति। आप इन मोक्षों के संबंध में जो एग्रीमेंट है उसे आप 7 फेरों में महसूस कर सकते हैं। जो 7 फेरे बनाए गए हैं उन 7 फेरों में उस एग्रीमेंट को सही से पूरा करने की विधियां हैं और उसे करने से आपको जो मिलता है वो है मोक्ष। यानी कि आप ये एग्जाम पेपर अगर सही से सॉल्व करते हो तो आपको मोक्ष मिलता है। तो आपको विवाह में निगाह कहां होनी चाहिए? विवाह में निगाह होनी चाहिए मोक्ष के ऊपर। तो पहले हम हिंदू रीति को थोड़ा बता लें, फिर हम पश्चिम रीति पे भी बात कर लेंगे। तो हिंदू रीति के तहत विवाह में दोनों लोगों की जो निगाह है वो मोक्ष के ऊपर होनी चाहिए। जब मोक्ष के ऊपर निगाह होगी तो उसका एक बेनिफिट होता है। जैसे आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं और आपको एक यात्रा पे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं सपोज दैट। अब दिल्ली वाले मुंबई जा रहे हैं क्योंकि सबको एक ही जगह तो नहीं भेज, दिल्ली वाले कहेंगे फिर हम कहां जाएंगे, तो कोई बात नहीं, दिल्ली वाले मुंबई जा रहे हैं, मुंबई वाले दिल्ली, और या बाकी सब जगह से लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली हमारी मंजिल है और फिर हम ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन में एक चाय वाला आता है, चाय वाले से आप किसी बात पे झगड़ लेते हैं, तो क्या आप दिल्ली जाना छोड़ सकते हैं? क्या दिल्ली जाना कैंसिल कर देंगे इस वजह से? सामान्यतः लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कुछ लोग होंगे जो अपने अहंकार के कारण चाय वाले से इतना बड़ा झगड़ा कर लेंगे कि दिल्ली जाना कैंसिल हो सकता है, वो जेल में हो सकते हैं। मतलब मंजिल मिले ना मिले लेकिन जीवन में पूरा कलेश होना चाहिए। चाय वाले को तो सबक सिखा के ही रहना है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि चाय वाले से तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब तो दिल्ली जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं विश्वास मानना, 99% लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे और चाय वाले से अपने अहंकार के कारण उलझ जाएंगे। कोई एक होगा जो कहेगा छोड़ो व्यर्थ की बात है, क्या रखा इसमें, दिल्ली चलते हैं, हमें कौन सा चाय वाले से, अगर बोल भी दिया 4 शब्द गलत बोल दिए, 2 रुपए ज्यादा ले लिए तो क्या इसमें फंसना, आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ चलते हैं। ऐसा इंसान मोक्ष को पहुंचता है। अब मैंने ये बात रिलेशनशिप से रिलेटेड क्यों कही? रिलेशनशिप में ये क्या लेना देना चाय वाले का, तो मैं आपको बता देता हूं। रिलेशनशिप में भी प्रतिदिन 2 लोगों के बीच में, पति पत्नी के बीच में बहुत तरीके की ऐसी बातें उठती हैं जो झंझट कर सकती हैं,
जो जेल जाने का कारण बन सकती हैं, जो पति पत्नी में पिटाई का कारण बन सकती हैं, जो आपको हत्या तक का कारण बन सकती हैं। लेकिन अगर मोक्ष पे निगाह है आपकी, तो आप उसको दरकिनार कर सकते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, माफ किया, आगे बढ़े। कबीर ने एक बात कही थी और मैं बहुत बार इसका जिक्र करता हूं। कबीर ने कही थी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर, ढाई आखर के संबंध में मैं कई बार कहता हूं, आज फिर कह देता हूं। ढाई आखर से मेरा लेना देना है, एक मैं, एक अक्षर मैं, एक अक्षर तू, जो भी पार्टनर है जिसका, एक मैं, एक तू, और एक हमारे तुम्हारे बीच है जो अधूरा है, और सच कहें अधूरा ही रहेगा। ये हुआ ढाई। एक मैं, एक तू और एक हमारे बीच जो सदा अधूरा रहता है, उस अधूरे को जानने का प्रयास आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। उस अधूरे की पूर्णता तुम्हें मोक्ष से मिलवाती है। जैसे एक मैं और एक ट्रेन, ये ट्रेन जो है वो हमें मोक्ष से मिलवाएगी। ट्रेन ना हो तो फिर दिल्ली नहीं पहुंचना हो सकता। तो यहां पे जो ढाई है, मैं और तू और आधा है, जो हमारे बीच अधूरा होता है। अधूरा क्या है, हाफ क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो हाफ हैं? वो हाफ बातें जो हैं, वो हैं जिन पे हमारे झगड़े हैं। अधूरा तो वही है ना, पूर्णता पे झगड़े तो नहीं होते, अधूरेपन पे तो होते हैं ना झगड़े। तो झगड़े क्या हैं? पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, जो हो सकते हैं कि कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह, जो इस तरीके के, लेकिन नहीं, प्रेम में थोड़े दूसरे हो जाते हैं। प्रेम में हो जाते हैं ईगो, जेलेसी, पजेसिवनेस, डोमिनेट, एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जड़ होती हैं, जो दो लोगों के इमोशन के संबंधों के बीच पैदा होती। अब यहां पे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उसी प्रोग्राम को देखते हुए एक चीज और आई कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष अपने मतलब पार्टनर को किसी दूसरी स्त्री के साथ देखती थी, तो वो बोलती थी मुझे जलन होती, मैं देख नहीं सकती। पुरुष जब ऐसा देखता था अपने पार्टनर को, तो उसके अंदर से लगता था मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझसे बेहतर कोई हो सकता है। मैं सोचने लगा कि जलन में और अहंकार में अंतर क्या है? सेम है। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्त्री का सबसे बड़ा रोग है और पुरुष का ईगो। आखिर इस ईगो में और जेलसी में डिफरेंस क्या है? मुझे तो दोनों एक ही जैसी लगी। मैंने बहुत गौर से देखा, मुझे लगा कि एक पुरुष को बर्दाश्त नहीं हो रहा, कि स्त्री को भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेम चीज है, सेम बिल्कुल। लेकिन बहुत जब देखा तो उसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस मुझे नजर आया, बहुत छोटा सा। और वो छोटा सा डिफरेंस बताता है कि ईर्ष्या और अहंकार में अंतर क्या है। अंतर है, मतलब मैं बहुत देखने के बाद पाया कि अंतर है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि स्त्री छोटी छोटी चीजें देखती है, छोटी छोटी चीजें। उसके लिए जलन का कारण बहुत छोटी बातें बनेंगी। हाँ, उसके लिए बड़ी होंगी, ये भी बात कह दूं, उसके लिए बड़ी होंगी, लेकिन वो छोटे में ही देखती है। अच्छा, पुरुष के अहंकार का क्या कारण बनती? पुरुष के अहंकार का कारण बड़ी बातें बनती। वो उसके लिए बड़ी हैं, स्त्री के लिए वो छोटी हो सकती, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बड़ा और छोटा कैसे कह रहा हूं? स्त्री जब देखती है किसी पुरुष को किसी के साथ, तो
अगर वो बुद्धि के तल पे जीती है, ज्यादा बुद्धिमानी के तल पे, तो उसको सबसे पहला हर्ट होगा कि एक मैं उसको क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाई जो कोई दूसरा आदमी कर रहा। ये सच कहें तो ये दिमाग की बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही दिमाग से पुरुष को भी लगता है कि मैं ऐसा क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो दूसरा कर रहा है। दोनों ही दिमाग से सोचते हैं तो बराबर लग रहा है। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी है जो स्त्री, अब यहां लेफ्ट ये स्त्री के हाथ है, ये पुरुष की तरफ, तो पुरुष और स्त्री दिमाग के तल पे दोनों सेम सोचते हैं कि मुझ में ऐसा क्या था, वो क्या कमी रह गई जो मैं दूसरे उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई जो दूसरा कर रहा। तो दोनों दिमाग के तल पे हैं। लेकिन एक मामले में स्त्री थोड़ी नीचे आ जाती है, थोड़ी सी, और वो होती है कि स्त्री को अगर पुरुष किसी के साथ इमोशनली अटैच होकर बात कर रहा है तो स्त्री को ज्यादा पीड़ा होती। अगर पुरुष की बात कहें, अगर ये पुरुष है तो पुरुष कहेगा इमोशनली बात कर ली कोई झंझट नहीं, फिजिकली की तो बहुत झंझट है। और स्त्री कहेगी कि फिजिकली की वो तो चलो झंझट है ही है, लेकिन तुमने इमोशनली भी की, ये बहुत बड़ा झंझट है। और ये डिफरेंस स्त्री को ईर्ष्या की तरफ लेके जाता है, और ईर्ष्या का लेना देना हार्ट से है। ईर्ष्या जब होती है तो यहां पे बड़ी जलन होती, बड़ा दर्द होता है, ये सब चीजें होता पुरुष को भी है एट ए टाइम, लेकिन वो इससे थोड़ा सा बाहर निकल आता है। इस पे उसके बहुत अटैक होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक होता है, बड़ा परेशान होता है। इसीलिए पुरुष दारू पी लेते हैं ज्यादातर, जब वो गुजर रहे होते हैं इस तरीके के सेटबैक से, वो दारू पी लेते हैं। लेकिन स्त्री दारू नहीं पी सकती। स्त्री दारू अगर पी लेगी ऐसी सेटबैक की स्थिति में तो भी सोचो वो कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि दारू से दिमाग कंट्रोल हो सकता है, लेकिन सॉफ्ट जो थॉट होते हैं, सॉफ्ट थॉट दारू से भी कंट्रोल नहीं हो सकते। हार्ड थॉट जो होते हैं वो दारू से कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट थॉट दारू से भी कंट्रोल नहीं होते। इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच ईर्ष्या का और अहंकार का मैंने ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको बताया। अब यहां पे कुछ और चीजें हैं, जैसे मैं कह रहा था कि भारतवर्ष में विवाह का अर्थ है कि जो मोक्ष तक की यात्रा पे निकले, तो मोक्ष तक की यात्रा पे निकले तो चाय वाले से तो नहीं लड़ेंगे। आपने कहा हाँ ठीक है, चाय वाले से नहीं लड़ेंगे, मोक्ष पे जाना है, लेकिन चाय वाले से नहीं लड़ेंगे। सामने जो बैठे अंकल आंटी, लड़के लड़कियां, भैया बहनें जो भी थे, उनके संबंधों में भी तो नहीं उलझेंगे। तो केवल अड़चन ये नहीं है कि तुम चाय वाले से लड़ाई झगड़े में उलझ जाओ, अड़चन इस बात की है कि तुम कहीं अंकल आंटी और चाय वाला ने बड़ी बढ़िया चाय दी उसी में ना फंस जाओ। इस बात की भी दिक्कत है। कई बार लोग ऐसे हुए हैं जो ट्रेन में यात्रा करते करते लड़की भगा ले गए, ट्रेन में से ही मंजिल पे पहुंचे ही नहीं, बीच में ही भागना हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मोक्ष की यात्रा वो भी नहीं कर पाते जो मोह में उलझ जाते हैं। मैं यहां पे बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। वो तो मरेंगे मरेंगे जो अहंकार में उलझ गए, लेकिन वो तो 100% मरेंगे जो मोह में उलझ गए। अब यहां पे तो बड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं हो गया? लेकिन मैं आपको मोह में उलझने से क्यों मना कर रहा हूं, उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि मोह से ही इमोशन का जन्म होता है। चाय वाले से इतना इमोशनली नहीं होगा, चाय वाले से तो ईगो हर्ट होगा, ईगो मतलब माइंड की बात। लेकिन सामने वाले अंकल आंटी से अगर मोह हो गया तो किसी दिन दिल को झटका लग सकता है। सॉफ्ट बात, दिल मतलब सॉफ्ट बात, दिमाग मतलब हार्ड बात। दिमाग वो जो कैलकुलेशन में समझ में आती है, दिल की बात वो जो कैलकुलेशन में समझ में नहीं आती। तो दिमाग वो है जो कहता है कि लड़की का फिगर अच्छा था, लड़के की सीना चौड़ा था, और दोनों तरफ से जो रिलेशन होते हैं वो दिमाग के हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें शरीर बिल्कुल राजी है, इसमें आपकी मस्तिष्क की क्रिया को किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता, क्योंकि मस्तिष्क समझ में आता है कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, इसलिए अट्रैक्शन था, बात खत्म हो गई। लेकिन एक लड़के को
लड़की के बाल अच्छे लग रहे हैं, वैसे झटक दिए और बस उसी में बेचारा पागल हो गया, है ना। एक लड़की को एक लड़के के पता नहीं और क्या अच्छा लग जाता है इस तरीके का, वो वहां पे ज्यादा उलझाव होते हैं और वहां से इमोशन पैदा होता है। इमोशन जो है वो मस्तिष्क का लिक्विड फॉर्म है, मस्तिष्क की लिक्विड फॉर्म इमोशन है, और ये इमोशन इंसान को सबसे ज्यादा फंसाती है इस संसार में। तो जिस तरीके से ये, और ऐसा नहीं है कि ये इमोशन जो है वो कोई किसी के आने से पैदा होता है, आने से तो समझ लो कारण बनता है, सच बात तो ये इमोशन आपके अंदर होता है। वो जब कोई आता है तो आपको पहली बार पता लगता है कि आपके अंदर इमोशन है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपको सीटी स्कैन मशीन में डाल दिया जाए, आपका सीटी स्कैन हो और आप उससे बाहर निकलो, पता लगे कि आपको ये रोग थे जो कि पहले नहीं पता थे, सीटी स्कैन मशीन में जाके आपको रोगों का पता लगा, तो आप बाहर निकल के किसको मारेंगे, रोगों को या सीटी स्कैन मशीन को? अरे यार कमाल हो, आप बिल्कुल समझदार लोग हो, आप तो रोगों को मारोगे, सीटी स्कैन मशीन को थोड़ी ना मारोगे। लेकिन जब आप रिलेशनशिप के सीटी स्कैन में जाते हो और आपके अंदर से जेलिसी, पजेसिवनेस, ईगो, डोमिनेशन और एक्सपेक्टेशन सब निकलती हैं, जब ये बीमारियां निकलती हैं, तो आप सीटी स्कैन मशीन सॉरी मतलब पार्टनर को ही पीट देते हो, फिर तो पार्टनर के कारण ही होती हैं। वहां पे तो आपको याद नहीं आता कि नहीं यार रोगों से लड़ना है, हमें अपनी जेलेसी से लड़ना है, अपने ईगो से लड़ना है, हमें एक्सपेक्टेशन से लड़ना है, हमें इन सब से लड़ना है, हमें याद ही नहीं आता। तो हमें याद आता सामने वाला गलत है, ये मशीन ही गलत है, दो जूते लगाओ इसको, यही ठीक करो या चेंज कर दो, वो वाली मशीन अच्छी है, वो बहुत अच्छी मशीन है, ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ है, वो वाली बड़ी प्यारी है। और वो वाली इसलिए प्यारी लग रही है क्योंकि अभी वो दूर है, अभी वो बस पास नहीं आई है। जैसे उस प्रोग्राम में वो 1 महीने में जो रखे गए थे कपल्स इधर उधर, तो लोगों को बड़ा इंटीमेट प्रेम हो गया, परमात्मा वाला प्रेम हो गया, इतना उन्हें बस तुम ही तो मिले बेस्ट। सारी लड़कियों ने और सारे लड़कों ने यही कहा, तुम्ही को तो ढूंढ रहे थे हम अभी तक। और जब वो ढूंढने के बाद वहां से बाहर निकले तो वहां तो सब लाइन मारने का था, वहां तो बस, सच बात तो ये है, ये जो फूल लेके घूमना, चॉकलेट लेके घूमना, बाइक से पीछे घूमना, आई लव यू भेजना और वो हार्ड वाले ऐसे ऐसे करके वो भेजना, ये सारा तब तक है जब तक आपको वास्तविकता में प्रवेश करने का एक दरवाजा नहीं मिल गया जिसमें आप घुस के वास्तविकता में प्रवेश कर गए। तो जब आप एक दरवाजे में घुस के वास्तविकता में प्रवेश करते हो तो उधर जो वास्तविकता है उसमें सारे रोग निकलते हैं। जैसे सीटी स्कैन मशीन वैसे बहुत सुंदर होती है, मैं बताऊं बहुत सुंदर मशीन होती है, लगता है यार कितना खूबसूरत बिस्तर है, लेकिन उसके अंदर घुसो तो पता लगता है, तब पता लगता है कि ये क्या चीजें लेके हमारे अंदर से निकाल के लाएगी। तो ये जो बातें मैंने कही ये सीटी स्कैन मशीन के संबंध में, तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा समझ लो और समझने के बाद आप फिर इस पे प्रश्न करो और उन प्रश्नों पे फिर मैं उत्तर दूंगा, और आपको अपने जीवन की जो छोटी छोटी बातें लगती हैं जिनको आप सल्यूशन नहीं दे पाते, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसके सल्यूशन कर सकते हो और क्यों करना चाहिए। और अगर आप उन बातों को समझ पाए तो निश्चित ही आपके दिमाग को 90% जो आपने बीमार बनाया है, जिसके कारण शरीर आपका बीमार हो गया है, आप उस 90% बीमारी को समाप्त कर सकते हो। उसके बाद आपके शरीर को भी जो बीमारी होगी आपका दिमाग ठीक कर लेगा। आपको किसी बाबा, डाइटिशियन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने आज 90% बीमारियों की जड़ बता दी। अभी मैं इतना ही आप लोगों के बीच कहूंगा, आपके प्रश्नों के इंतजार में हूं, आने पे मैं अपनी पूरी बात इस पे और रखूंगा। तब तक के लिए प्रणाम। और आप लोग अगर एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, गौर से देखना, आपको बहुत कुछ इसमें दिखाई देगा। और साथ साथ
आगे हम फिर बात करेंगे उस पे जो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप वाला मैटर चल रहा है, उसमें भी किस किस प्रकार की चीज़ें हैं अच्छी और बुरी, और भारतीय विवाह की पद्धतियों में भी अच्छी बुरी क्या है, उन पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो सारी बातें निकलेंगी आपके प्रश्नों के साथ। प्रणाम।